नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। तो आज की क्लास में हम 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। खास करके आपको इनके नाम तो याद होने ही चाहिए, क्योंकि नाम देके आपसे पूछा जाएगा कि ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं टॉलमैन की थ्योरी। टॉलमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया है? चिन्ह पूर्णाकार का सिद्धांत। ठीक है, कौन सा सिद्धांत दिया है? चिन्ह पूर्णाकार का सिद्धांत। ज़्यादातर टॉलमैन का जो सिद्धांत पूछा जाता है तो मैपिंग थ्योरी किसने दी, कॉग्निटिव मैपिंग थ्योरी किसने दी, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। प्रतीक सिद्धांत आ जाए तो भी आपका आंसर होगा टॉलमैन। ठीक है, संज्ञानात्मक मानचित्र का सिद्धांत आ जाए तो भी आपका जो आंसर होगा टॉलमैन होगा। अव्यक्त या गुप्त सिद्धांत आ जाए तो भी आपका आंसर वही रहेगा। इसके अलावा पूछा जाता है उद्देश्य अधिगम का सिद्धांत, तो ये टॉलमैन के सिद्धांत के नाम हैं, इनको आपको याद रखना है। फिर एक बुक थी इनकी, कौन सी बुक थी? परपोजिव बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन। ठीक है, ये थी इनकी बुक, ये भी याद रखनी है। प्रयोग किस पर किया? चूहों पर किया। कब किया? 1932 में किया। और ये सिद्धांत व्यवहारवाद और गेस्टाल्टवाद का क्या मिश्रण है? दोनों, मतलब कि दोनों के गुण हैं, कुछ ऐसे इस प्रकार से आप कह सकते हैं। तो ये सिद्धांत क्या था? इसमें ये बताना क्या चाहता है कि जो जब हमारे सामने, जरूरी नहीं है कि हमारे सामने लक्ष्य होगा तभी हम सीखेंगे, लक्ष्य के साथ हमें रास्ते का पता होना चाहिए। ये कहते हैं कि हमें लक्ष्य से भी ज़रूरी है कि हमें मार्ग पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पहुँचना है। ठीक है, इसके लिए इसने क्या किया, इस प्रकार से भूल भुलैया थे और इसमें इसने चूहों पर क्या किया? प्रयोग किया। इसने ए और बी ग्रुप, 2 ग्रुप रखे चूहों के। ये ए ग्रुप के चूहे आ गए, ये बी ग्रुप के। ये भूल भुलैया, यहाँ से इन्होंने चूहों को करवाया एंटर। ठीक है, जो ए ग्रुप के चूहे थे उनके लिए यहाँ पर पड़ा था खाना, और बी ग्रुप के चूहों के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं था। जब चूहों को एंटर करवाया तो ए ग्रुप के चूहे ऐसे घूमते घूमते, रास्ता बनाते बनाते अपने खाने तक पहुँच गए और खाना प्राप्त कर लिया। लेकिन जो बी ग्रुप के चूहे थे उनके आगे कोई खाना नहीं था, कोई लक्ष्य नहीं था, फिर भी इस तरह से तरीके से वो ढूंढते ढूंढते बाहर तक पहुंच गए। ठीक है, मतलब कि उन्होंने रास्ता अपना बनाया और बाहर निकल गए। दूसरी बार जब प्रयोग किया तो जो बी ग्रुप के चूहे थे, अब तो वो बिना खाने के, उनके सामने कोई खाना नहीं था, फिर भी वो भूल भुलैया से बाहर चले गए। दूसरे टाइम उसने क्या किया कि इसी प्रकार से उसी भूल भुलैया में यहाँ पर रख दिया खाना, अब बी ग्रुप के चूहों को यहाँ से एंटर करवा दिया। अब की बार जो चूहे थे वो ए ग्रुप के चूहों से भी पहले उस खाने तक पहुँच गए। तो मतलब क्या हुआ कि जो चूहे थे उन्होंने चिन्हों प्रतीकों के द्वारा अपना रास्ता सीख लिया था। ठीक है, वो रास्ते को, भूल भुलैया के रास्ते को सीख चुके थे, इसीलिए क्योंकि वो पहले उसमें से गुजर चुके थे तो उनको ज्ञान था कि इस प्रकार से बाहर निकला जाएगा, तो वो ए ग्रुप के चूहों से भी पहले यहाँ पर पहुँच जाते हैं। यही टॉलमैन का कहना था कि हमें लक्ष्य के साथ हमें मार्ग का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी टॉलमैन की थ्योरी। बस आपको मेनली नाम याद होने चाहिए, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी हम करते हैं गुथरी की। गुथरी की थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। क्या थी इसकी जो थ्योरी थी? प्रतिस्थापन का सिद्धांत। क्या सिद्धांत दिया इसने? प्रतिस्थापन का सिद्धांत, स्थानपन्नता का सिद्धांत, स्थानपन्नता का सिद्धांत। इसका जो सिद्धांत है ये है। इसका कहना था, जैसे स्किनर था, पावलोव था, वो पुनर्वलन को महत्व देते थे। वो कहते थे कि जब हमारे सामने क्या होता है, उद्दीपक होता है तो अनुक्रिया करते हैं, पुनर्वलन मिलता है तो अनुक्रिया तीव्र होती है, इस प्रकार से उनका कहना था। लेकिन ये उद्दीपक जो गुथरी था, उद्दीपक और अनुक्रिया, ठीक है, अनुक्रिया के बीच क्या मानता था? ये कहता कि समीपता होनी चाहिए, समीपता होनी चाहिए तब अधिगम होता है। प्रतिस्थापन का मतलब है, ये कहता था कि हमारी जो अनुक्रिया है, हमारी जो अनुक्रिया है, हमारा रिस्पॉन्स है, जो हमारा रिस्पॉन्स है,
अगर वो एक उद्दीपक की तरफ हो रहा है तो एक उद्दीपक से जो हमारा रिस्पॉन्स है दूसरे उद्दीपक की तरफ प्रतिस्थापित हो जाता था। इसीलिए इसने अपने सिद्धांत का नाम दिया प्रतिस्थापन का सिद्धांत। ये कहता था कि जो हमारी अनुक्रिया है, मतलब कि आर रिस्पॉन्स है हमारा, अगर एक उद्दीपक की तरफ हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, अनुक्रिया कर रहे हैं, तो वो प्रतिस्थापित होकर दूसरे उद्दीपक की तरफ हो जाता है। ठीक है, जो इसने प्रयोग किया मेनली याद रखना है खरगोश पर किया और बिल्ली पर किया। जो बिल्ली पर प्रयोग किया वो उसने हॉर्टन के साथ मिलकर किया, और जो प्रयोग किया खरगोश पर वो इसका खुद का प्रयोग था। अगर पूछा जाए कि जो बिल्ली पर प्रयोग किया उसने 29 कैट स्थितियां मतलब कि रखी, इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा 29 कैट, मतलब इतनी बार उसने कैट को उसी स्थिति में रख के प्रयोग किया। ये था अमेरिका का व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि ये पुनर्वलन को बिल्कुल नकारने वाला मनोवैज्ञानिक था। ठीक है, ये पुनर्वलन को बिल्कुल ही नकारता था। ये कहता था कि उद्दीपक और अनुक्रिया में समीपता होनी चाहिए। प्रतिक्रिया और उद्दीपक पास होता है तो अधिगम हो जाता है, इनकी समीपता का प्रभाव पड़ता है, ये कहना था एडवर्ड गुथरी का। ठीक है, जो खरगोश पर प्रयोग किया इसने प्रतिस्थापन इसीलिए कहा कि इसने पीटर नाम के एक बच्चे पर प्रयोग किया, पीटर नाम के बच्चे पर। ठीक है, एक आंटी थी जोन्स नाम की एक आंटी थी। जब भी पीटर के सामने ये आंटी आती तो ये मुस्कुराकर अनुक्रिया करता, मुस्कुराता उसको देखकर। लेकिन एक दिन इन्होंने क्या किया कि जो आंटी जोन्स थी उनके साथ एक खरगोश लाए। ठीक है, अब पीटर देख के मुस्कुराता था आंटी जोन्स को, लेकिन जैसे ही उसने खरगोश को देखा तो खरगोश को देखकर भी उसने वैसी ही अनुक्रिया की। तो वही हो गया कि हमारी जो अनुक्रिया होती है एक उद्दीपक से दूसरे उद्दीपक तक प्रतिस्थापित हो जाती है। यही था गुथरी का कहना। ठीक है, जो प्रयोग किया इसने बिल्ली पर, ये कहता है कि जो बिल्ली मतलब कि इसने नवीनता बताई है अपने मतलब कि प्रयोग में जो नियम दिया है नवीनता का वो प्रयोग किया बिल्ली पर और बिल्ली के प्रयोग के द्वारा बताया है। इसने कहा कि इस प्रकार से बिल्ली है, बीच में ये दीवार बनी हुई है, तो कुछ भी है, गेट है, इधर बिल्ली बैठी है, वो उसके पार जाना चाहती है। ठीक है, लेकिन कोशिश करते करते जब वो दरवाज़ा खुलेगा, ठीक है, जब वो दरवाज़ा खुलेगा, जिस अंग के प्रयोग से वो दरवाज़ा खुलेगा, जब दूसरी स्थिति में उस बिल्ली को रखा जाएगा तो अपने उसी अंग का प्रयोग बिल्ली नई स्थिति में करेगी। तो यही है नवीनता का सिद्धांत। मान ली हमें कोई समस्या है, सुलझ नहीं रही है, लेकिन लास्ट में जिस अनुक्रिया के द्वारा जो हमारी समस्या सुलझेगी, तो अगर वैसी ही परिस्थिति आती है तो हम क्या करेंगे, हम उसी अनुक्रिया से मतलब कि उसी से हमारी जो समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो मतलब कि एक अनुक्रिया में जो हमारा लास्ट स्टेप होता है अगली स्थिति में वही हमारा पहला स्टेप बन जाता है। यही है नवीनता का सिद्धांत। ठीक है, नवीनता का जो नियम दिया है गुथरी ने। ठीक है, अब इसने आदत निर्माण की 3 विधियां बताई हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखनी है, क्योंकि आप 4 विधियां दे के पूछा जाएगा कि गुथरी के द्वारा दी गई विधि कौन सी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले है देहरी सीमा विधि। सबसे पहले कौन सी विधि है, देहरी सीमा विधि। देहरी विधि भी कह सकते हैं आप, सीमा विधि भी इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है थकान विधि और असंगत उद्दीपक विधि। यहाँ पर उद्दीपक कर लेना, असंगत उद्दीपक विधि। ठीक है, देहरी मतलब क्या है कि जब हमारी प्रतिक्रिया, कोई उद्दीपक है हमारे सामने, कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, कोई ऐसा उद्दीपक आ जाता है जो जिसे देखकर हम कुछ अवांछनीय प्रतिक्रिया करते हैं कि हमें वो डरते हैं, चाहे कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, लेकिन उसकी जो डराने की जो क्षमता है वो कम कर दी जाए तो इस प्रकार से आदत का निर्माण हो जाता है। उसने उदाहरण दिया है कि घोड़े का। मान लो एक नया घोड़ा है, ठीक है, वो अपनी पीठ पर किसी को बिठाने के आदत नहीं है उसको। घोड़ा है वो अपनी पीठ पर किसी को बिठाता नहीं है, ठीक है, उसे आदत नहीं है।
घोड़े को अपनी पीठ पर किसी को बिठाने की आदत नहीं है। अब क्या करेंगे हम कि अगर घोड़ा जब भी कोई उसके ऊपर बैठने की कोशिश करता है तो अवांछनीय व्यवहार करता है, ठीक है। उसके इसी अवांछनीय व्यवहार को कम करने के लिए एक सीमा विधि मतलब कि सीमा बांधी जाएगी। उस उद्दीपक की जो मतलब कि क्षमता है वो डाउन कर दी जाएगी, ठीक है। कि जब घोड़े पर पहले हम एक थोड़ा सा कोई वेट कह लीजिए वो रख देंगे, दूसरे दिन उससे ज़्यादा रख देंगे, चाहे कोई कपड़ा रख लीजिए, फोल्ड करके कपड़ा रख दिया, उसके बाद ऐसे ऐसे करते उसका मतलब कि जो उसका भार उठाने की जो धीरे धीरे हम उसको बढ़ाते रहेंगे तो उसको भार अपनी पीठ पर रखने की आदत हो जाएगी। एक दिन ऐसा करते करते जब आप भी उस घोड़े पर बैठोगे तो वो आराम से आपको बिठा लेगा, कोई उछल कूद नहीं करेगा। ये थी देहरी सीमा विधि। दूसरी है थकान विधि। थकान विधि में क्या होता है कि अगर मतलब कि हम किसी की आदत को छुड़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके सामने जो कर रहा है उसे इतना वही चीज़ उसे इतना करवाओ कि वो थक जाए। जैसे मान लो एक बच्चा है, वो माचिस की तीली को जलाता है, माचिस की डिब्बी उठाई और तीलियों को जलाने लग गया, ठीक है। उसकी माँ उसे रोकती है कि मत जलाओ, पैसों की आती है, इस प्रकार से, लेकिन वो तो मानता ही नहीं, कहता मैं जलाऊंगा जलाऊंगा, ठीक है। एक दिन उसकी माँ ने क्या किया कि 5-4 पैकेट इस प्रकार से डिब्बियों के लगा के उसके सामने खोल के रख दी कि ले इसको जला जला, ले इसको जला, ठीक है। अब बच्चा पहले तो खुश हो गया कि इतनी सारी माचिस मिल गई मेरे को और मैं जलाऊंगा, लेकिन एक डिब्बी होती है उसमें कितनी सारी तीलियां होती हैं, 1 जलाई, 2 जलाई, 3 जलाई, 4 जलाई, डिब्बी ख़त्म की, ऐसे ऐसे किया उसने, पैकेट ख़त्म किया, लेकिन इतने सारी डिब्बियों को वो नहीं जला सकेगा। अब जब वो थकेगा थकेगा, ठीक है, तो उसकी माँ कहेगी तू जला इसे, तो बच्चा कहेगा नहीं जलाऊंगा, ठीक है, नहीं जलाऊंगा, क्योंकि वो थक चुका है। अब बार बार कहने पर भी वो माचिस की तीली नहीं जलाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो काम करके वो थक चुका है, तो ये आगे से वो इस तरह की हरकत नहीं करेगा, उसकी इस आदत को मतलब कि छुड़ा दिया जा सकता है इस प्रकार से। तीसरा है असंगत उद्दीपक विधि। मान लीजिए असंगत उद्दीपक विधि कि हमें कोई उद्दीपक असंगत लग रहा है, उसकी असंगतता को हटाने के लिए कोई जो हमें अच्छा लगता है उद्दीपक, उसको उसकी जगह रख दिया जाए तो क्या होता है कि असंगत भी हमें असंगत नहीं लगता। मान लीजिए हमारा घर किसी ऐसी जगह पर है, कोई कारखाना है, कुछ भी है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर आता है और एक बच्चा पढ़ने बैठा है, ठीक है, बच्चा एक पढ़ने बैठा है। जब वो पढ़ता है, बच्चा पढ़ता है तो उसे शोर आता है, तो वो क्या कहता है कि शोर की वजह से पढ़ा नहीं जाता, ठीक है, लेकिन वो शोर बहुत है, पढ़ नहीं रहा। आप क्या करें कि एक अच्छा सा नावल जो कहानी कुछ भी कह लीजिए, इंटरेस्ट सा आप उसको पढ़ने के लिए दे दो, ठीक है। अब उसको पढ़ेगा, उसमें उसका बन जाएगा इंटरेस्ट, जब उसका इंटरेस्ट बन जाएगा तो वो उसको पढ़ता जाएगा, तो वो कुछ समय के बाद ऐसा आएगा कि वो शोर जो था हो रहा था बाहर, उसको सुनाई देना बंद हो जाएगा। सुनाई देना कि मतलब इग्नोर कर देगा, उसका माइंड ही इस प्रकार से हो जाएगा कि बाहर के शोर को इग्नोर करके उसमें ही खो जाएगा अपनी कहानी को पढ़ने की, ठीक है। जब वो ऐसा करेगा तो फिर वो पढ़ेगा, अगर पढ़ने भी बैठेगा तो भी उसे वैसा ही फील होगा, मतलब कि जो बाहर वाला शोर था उसको वो डिस्टर्ब करना बंद कर देगा, ठीक है, वो इग्नोर करने की उसकी आदत बन जाएगी, तो अपना पढ़ाई में मन लगा सकेगा। अब गुथरी ने नियम दिए हैं अधिगम के 3। समीपता का हमने देख लिया कि वो कहता है कि अनुक्रिया और उद्दीपक में समीपता होनी चाहिए, इस प्रकार से अधिगम हो जाता है, ठीक है। एकल प्रयास, गुथरी का कहना था कि बच्चा पहले ही प्रयास में सीखता है, एक ही प्रयास में सीखता और एक ही प्रयास में भूल भी सकता है। नवीनता का नियम हमने देख लिया कि जैसे बिल्ली ने लास्ट टाइम जिस अपने शरीर के अंग का प्रयोग किया, उसी का वो अगली स्थिति में पहली बार प्रयोग करेगी, मतलब कि वो नवीन हो जाएगा। तीसरा जो सिद्धांत हम पढ़ने वाले हैं वो है
अनुभवजन्य सिद्धांत, इसमें ज़्यादातर आपको नाम याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि अनुभवजन्य सिद्धांत किसने दिया, तो कार्ल रोजर्स ने दिया। कार्ल रोजर ने ये सिद्धांत दिया है, अनुभवजन्य सिद्धांत। ठीक है। एक्सपीरियंस लर्निंग थ्योरी, एक्सपीरियंस लर्निंग थ्योरी किसने दी है, कार्ल रोजर्स ने। बहुत बार पूछा जाता है, बस आपको नाम याद होना चाहिए। रोजर कहता है कि सभी मनुष्यों के पास सीखने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। शिक्षक की भूमिका सुविधा प्रदान करने की होती है। जो शिक्षक होता है एक सुविधा देने वाला होता है। महत्वपूर्ण अधिगम तब होता है जब विषय वस्तु छात्र के रुचि के अनुसार होगी। छात्र की रुचि के अनुसार विषय होगा तो छात्र इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, इस प्रकार से कहना था कार्ल रोजर का। इसने दो प्रकार के अधिगम बताए हैं। कौन कौन से हैं, संज्ञानात्मक अधिगम और अनुभवजन्य अधिगम। ठीक है, ये दो अधिगम के नाम भी आपको याद रखने हैं। और अनुभवजन्य थ्योरी किसने दी है, कार्ल रोजर ने, ये आपको याद रखना है। गुथरी में आपको याद रखने हैं, गुथरी ने अधिगम के 3 जो नियम दिए हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। समीपता का नियम, एकल प्रयास या एक परीक्षण, अधिगम का नियम, नवीनता का नियम। फिर ये आदत निर्माण की विधियाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अच्छे से याद रखनी है। सीमा विधि, थकान विधि, असंगत, यहाँ पर उद्दीपक है, असंगत उद्दीपक विधि। प्रयोग किस पर किया ये याद रखना है। और सॉरी, टॉलमैन की थ्योरी में याद रखना है कि चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत किसने दिया, प्रतीक सिद्धांत किसने दिया। एक भूल भुलैया करके पूछा जा सकता है कि भूल भुलैया सिद्धांत किसने दिया, तो किसने दिया, टॉलमैन ने। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।